हेलो हाय एवरीवन, दिस इज अंशु सिन्हा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस यू ऑल नो दैट आई एम मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू द बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आई एम पोस्टिंग ऑल माय वीडियोस रिलेटेड टू दैट। आज मैंने कल की वीडियो में मैंने दिखाया था बताया आपको कि जो एपीआई है इंडेक्स है लाइक द एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बहुत बड़ा वेटेज है 88 मार्क्स का आउट ऑफ 100 उससे कैसे फिल करना है वो उसको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताई है। आज का जो वीडियो होगा वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डिटेल है वो होने वाला है अबाउट दी हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। एज यू ऑल नो कि 88 marks is the about academic performance index and the remaining 12 marks is all about your interview। तो जो इंटरव्यू है दैट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इनटू दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आउट ऑफ दिस 12 marks, 6 marks will be about your demonstration, the teaching demonstration, and the remaining 6 marks is all about your personal interaction with the experts। तो कैसे इसे क्रैक करें क्योंकि अगर एपीआई इज इम्पॉर्टेंट तो ये इंटरव्यू विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। So, how to crack that? We'll let you know about it bit by bit, every sort of detail। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ दैट हैक जिसको अगर आपने अचीव कर लिया तो बस इंटरव्यू आपकी मुट्ठी में। सो इंटरव्यू में आपसे बेसिकली यही पूछा जाएगा, यू नो द सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली इज ऑल अबाउट द 6 marks एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द पैनल लाइक कैन यू टीच, कैन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड यू, डू यू हैव द कॉन्फिडेंस, नाउ वेदर यू आर अ रिसर्चर और आप कुछ भी हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसको तो आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे करना है। So, in today's video, I'm going to talk about in detail, in depth, that how you will show exactly, how to prepare for your 12 marks for the interview. And also from what to wear, how to answer the question, how to give an impressive subject demonstration, common mistakes जो हमें avoid करने चाहिए, and a preparation plan that can significantly improve your chances of selection। So watch till the end because I'll also share in the next video I'll share the exact question, the kind of a question that the interview panels usually ask। सो वाई दीज 12 marks मैटर, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये 12 marks आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए जैसे इमेजिन कीजिए दैट कैंडिडेट ए, जैसे कि कैंडिडेट ए है कोई, उन्होंने एपीआई स्कोर जो है उन्होंने 88 स्कोर किया है। अगेन एपीआई स्कोर जिनको नहीं समझ में आया है कि क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है कि एपीआई स्कोर क्या है तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एपीआई स्कोर किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। कहने का मतलब है इन अगर मैं समराइज़ करूँ नटशेल तो एपीआई स्कोर इज़ लाइक आपकी 10th से लेकर आपके पीएचडी तक आपने क्या स्कोर किया है, उस स्कोर का एक पैरामीटर बनाया गया है और उस पैरामीटर के हिसाब से आपको वहाँ पर नंबर्स फिल करने हैं। ये वीडियो अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैंने डिटेल में बनाया है जो कि आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। इंटरव्यू अगर मैंने जैसे कहा कि अगर किसी एक स्टूडेंट ने एपीआई स्कोर 88 स्कोर किया है और इंटरव्यू में उसने 5 मार्क्स स्कोर किया है तो उसका टोटल बनता है 93 मार्क्स। कैंडिडेट बी अगर है तो कैंडिडेट बी ने अगर 85 एपीआई स्कोर किया है और इंटरव्यू में अगर उसने 10 मार्क्स स्कोर किया तो समझ लीजिए कितना हो गया 95 मार्क्स। तो ऑब्वियसली अगर एपीआई में उसने ज़्यादा स्कोर किया है और इंटरव्यू में कम स्कोर किया है तो भी उसका सिलेक्शन के चांसेस नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, यानी आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर रखना है। अगर आपने एपीआई में अच्छा स्कोर किया, इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो भी आप सिलेक्शन मतलब उस मार्जिन में आ जाएंगे जहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों को आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। अब एपीआई स्कोर तो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आपने जो स्कोर किया है आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू कैसे देना है और कितना इम्प्रेसिव बनाना है ये आपके हाथ में है। तो कैंडिडेट बी जो है अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जगह पे कोई कैंडिडेट बी यहाँ पर सिलेक्ट हो तो फिर आपको अपने इंटरव्यू को उतना ही इंटैक्ट बनाना है। तो
मैं यही कहूँगी कि अब इसका एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि आपको इस पर कैसे काम करना है और किस तरीके से आपको इंटरव्यू में अच्छे स्कोर करने हैं। तो मैं इस वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को मैं बताऊंगी सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि 6 मार्क्स का है, ठीक है? यानी कि जो 6 मार्क्स का सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, द पैनल वांट्स टू नो फ्रॉम यू, आप पढ़ा सकते हैं या नहीं, आपको स्टूडेंट्स आपसे समझ सकते हैं या नहीं, आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस है या नहीं, और आप एक अच्छे रिसर्चर हैं या नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ को एक्वायर करने के लिए आइए कुछ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, चूज़ अ टॉपिक जो जिसके बारे में आपका नॉलेज जो है वो बहुत ही इंटैक्ट है। मतलब कि आपका बेस्ट, अपना जो बेस्ट नॉलेज जहाँ पर आपको लगता है कि ये, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हो, ठीक है? स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपको कुछ गोल्डन रूल को फॉलो करना है। तो क्या है वो गोल्डन रूल, समझते हैं। पहला है कि एक-एक मिनट का गोल्डन रूल। मिनट 1 जो होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन, जहाँ पर यू हैव टू स्टार्ट विथ गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द पैनल। टुडे आई शैल ब्रीफली डिस्कस माय दिस टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है। मिनट 2 विल बी अबाउट द डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में। कोशिश कीजिए जितना सिंपल रख सकें आप। नो टेक्स्ट बुक रीडिंग। अगर आपने पीपीटी रेडी किया है तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट। आप ये जो आपके पास पीपीटी होगा, दैट विल सपोर्ट योर, आई मीन इट विल वर्क एज एन सपोर्टिव टूल फॉर यू, नॉट एज अ काइंड ऑफ यू आर नॉट रीडिंग द टेक्स्ट ऑल टुगेदर। ओके, स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज दैट प्रिटेंड दैट यू आर टीचिंग। अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर सिर्फ पैनलिस्ट होंगे, बट इमेजिन कि वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और इस वजह से यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। सबके साथ यू हैव टू मेंटेन अ आई कॉन्टैक्ट। आप सबको देखें, ये नहीं कि हम, अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी इसकी बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, तो हम बहुत नर्वसनेस के कारण सिर्फ एक जगह पे हमारी आई कांटेक्ट जो होती है वो टिक जाती है, और हम बाकी जो क्लासरूम का व्यू है वो नहीं देख पाते हैं। बट देन यू हैव टू स्टार्ट विद फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यू हैव टू मेंटेन एन आई कांटेक्ट, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एट द सेंटर ऑल्सो, सो दैट आई कांटेक्ट हैज टू बी देयर। स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे कि बहुत जल्दी में नहीं बोलना है। ऐसा मत सोचिए कि हमें जल्दी बोलकर बस निकल जाना है और मुझे बस इंटरव्यू देकर ख़त्म करना है। बट सी, दिस इज़ द गोल्डन चांस। अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा इंप्रेशन खराब बैठेगा, ठीक है? और सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएँगे। सो यू हैव टू स्पीक स्लोली एंड यू हैव टू मेंटेन अ पेस ऑफ इट, ठीक है? स्लोली कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत धीरे-धीरे अपने कुछ इसको बोलें, मतलब कि यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर पेस। अच्छे से बोलिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके वर्ड्स में, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सेंटेंसेस में, और उससे भी ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट प्रोसेस में, कि आपको बोलना कैसे है और बोलना क्या है। देन डू नॉट रश, ठीक है? प्लीज़ डू नॉट रश। पॉज़ आफ्टर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है, यू हैव टू स्ट्रेस दैट वर्ड्स और स्ट्रेस दैट सेंटेंस, एंड यू हैव टू पॉज़, लिटिल बिट ऑफ पॉज़, ओके? देन व्हाट, यू हैव टू स्माइल। अब स्माइल करने का मतलब ये नहीं कि आपको बत्तीसी दिखानी है वहाँ पर। स्माइल करने का मतलब है दैट यू हैव टू मेंटेन अ स्मॉल सॉफ्ट स्माइल एटलीस्ट टू प्लेसेस वेयर यू फील लाइक कि हाँ, इसको समझाना है मुझे। तो वो एक स्माइल जो है, एक स्ट्रेस आउट वाला फेस जो होता है, प्लीज़ डू नॉट मेंटेन दैट, कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं और आप बहुत ये हैं। मेंटेन अ स्माइल। अगर आप एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखेंगे ना प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कराता है, ठीक है? आपको सामने वाले को लगता है दैट यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है? देन स्ट्रैटेजी नंबर 5 इज द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब ये है दैट यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, okay? You have to stand straight when it comes to your presentation. डोंट फोल्ड योर हैंड्स। हम जनरली इस तरीके से अपने हैंड्स को फोल्ड कर देते हैं। प्लीज़ डोंट फोल्ड योर हैंड्स। जब आप अपने हैंड्स फोल्ड कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी बैड साइन व्हेन इट कम्स टू द बॉडी लैंग्वेज। डू नॉट फोल्ड योर हैंड्स। यू हैव टू इनफैक्ट नो हैंड्स इनसाइड द पॉकेट्स। हम कभी कभी पॉकेट्स में आप देखते होंगे कि कुछ लोग हाथ
पॉकेट्स में हाथ डालकर भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है वो नर्वसनेस के कारण वो उन्हें पता नहीं चलता कि उनके हैंड मूवमेंट्स इनफैक्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। नेचुरल जेस्चर्स रखने हैं हमें, बिल्कुल नेचुरल। आई कॉन्टैक्ट विद ऑल द पैनल मेंबर्स, एंड देन योर hand movement should be about that you are explaining things to them. Okay, it should be like that. तो बिगेस्ट मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो है रीडिंग द नोट्स, नंबर वन। देन लुकिंग डाउन, नंबर टू। आप कॉन्स्टेंटली नीचे देख रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप सामने वाले को फेस करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। मेमोराइजिंग द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन को रट के जा रहे हैं और फिर वहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, डू नॉट डू दैट। देन स्पीकिंग टू फास्ट, प्लीज़ इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जल्दी जल्दी बोलकर अपना काम निपटाना की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई इम्प्रेशन क्रिएट नहीं होगा। और कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल्स ज़रूर दें अपने हर जहाँ पे भी ज़रूरी हो, आपको समझाने के लिए जहाँ भी ज़रूरी हो, प्लीज़ वहाँ पर एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिए। और डिफ़िकल्ट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ टॉपिक्स को मत चूज़ कीजिए जिस पर आप खुद ही फंस जाएं इंटरव्यू देने के टाइम पर। ठीक है, सो डोंट स्टैंड आउट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे डिफ़िकल्ट या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करें। एक सिंपल से टॉपिक को भी आप बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो है पर्सनल इंटरव्यू। सी, इसके बारे में मैं अगेन एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं एक बार परोस नहीं सकती हूँ। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, इसका भी मैं पार्ट वन, पार्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वीडियोस बनाऊंगी। पर फिलहाल के लिए आज का जो वीडियो था, इट वाज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देती हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। मैं मैस कम्युनिकेशन की हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड इस पोजीशन के लिए कुछ नहीं आया था। मैं एक हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट इस बार इसमें है, मतलब सब्जेक्ट लिस्ट में हिस्ट्री है। तो एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, अब ये टॉपिक ही ज़रूरी नहीं कि आप इसी टॉपिक को लें, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। देन हाउ यू हैव टू स्टार्ट, good morning in 20 seconds, that good morning respected chairperson, esteemed members of the interview panel. Today I will present a short demonstration on the revolt of 1857, one of the most significant events in the modern Indian history. And by the end of this session, we will understand its causes, the major events, the historical significance. So, pause for 2 seconds and then smile a little bit. Then, step one is engage the audience. आपने एक introduction दे दिया. Now you have to engage the audience. Now, I would like to begin with a simple question. Imagine soldiers are forced to use weapons that violate their religious belief. How would they react? You have a question to ask. Okay, जब भी आप देखिएगा कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, दैट द पैनलिस्ट और द स्टूडेंट्स दे have the maximum focus on your questions. So this was one of the immediate triggers of the revolt of 1857, but the causes went much more deeper than that. Okay, now step two, yani step one is about you have a question and that arise lot of curiosity and lot of attention. Okay, now the step number two is definition and the background. You have to be ready with a definition. So the revolt of 1857 was the first large scale uprising against the rule. Then you must have a complete background of all of these things जिसको आपको एक्सप्लेन करना है. देन एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, जिसको आप 1.5 मिनट के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉजेज. बहुत टाइम तो मिलेगा नहीं आपको वहाँ पर. सो छोटे छोटे हिस्सों में, चंक्स में यू हैव टू डिवाइड. So the second is, of course, you have to explain the causes. Okay, the first is that the background you have given, then they explain the causes, and the causes will be about, you have to make the causes into some categories or maybe some important pointers you have to make. Just like number one, the political causes. Number two, it would be about economic causes.
heavy taxation है, destruction है, this way. थर्ड causes will be about the social and the religious causes. क्या क्या causes हो सकते हैं, तो causes के जितने भी आप angles बना सकते हैं. The military causes would be the next one. क्या क्या military causes थे. Then the major events would be the fourth step. So then the revolt began on 10th of May 1857 at Meerut. तो जो भी important symbolic milestones हैं, also you have to name some important leaders during that time. कौन कौन से important leaders थे उस रिवॉल्ट के टाइम पे. showing a simple map while explaining the centers. एकदम impressive सा एक पीपीटी बनाइए जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो, फिगर्स हो, मैप्स हो, significance हो. Then definitely the fifth point will be about the significance. So significance में you have to say that although the revolt did not succeed military, but it has transformed the kind of a military policy. So it major consequences जो है वो include करना है हमें. What was the consequences, क्या उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, क्या रिजल्ट्स निकले हैं, सो एवरीथिंग. देन स्टेप 6 will be about the classroom interaction, and that will be about the 30 seconds. So you could ask that I would now like to ask a simple questions, that what do you think, about some of the anything related to that, anything related to your topic. Now let's talk about this. As इस तरीके से you have to maintain. So the questions encourages the student to think critically. In fact the examiners to think critically. ऐसे वहाँ पे students नहीं होंगे, examiners ही होंगे, but they have to understand this thing. उनको ये चीज़ जज करना है कि आप students को कैसे पढ़ाएंगे. तो मैंने यही कहा कि you have to visualize it that कि वहाँ पर students हैं. So that way it will encourages the examiners. Or conclusion में in 20 seconds you have to conclude the topic. What the conclusion you want to make, आपके हिसाब से उसमें क्या conclusion निकल कर आता है, that you have to maintain. And then last you have to say that thank you, I would be happy to answer any of your questions. So this way you have to end your topic. You have to say thank you, and then of course you are now open to questions. So this is all about the interview part, and I mean the demonstration part, your teaching demonstration part. And the part 2, I will definitely come up with the focus on what happens after you enter the interview room. किस तरीके से एक पूरा का पूरा मॉक इंटरव्यू एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आई मेक एंड आई विल प्रिपेयर फॉर यू, ताकि आपका ये जो 12 मार्क्स है वो किसी तरीके से कहीं पे भी चूके नहीं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप मैंने इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पर आपको बताएं कि हाउ यू हैव टू क्रैक the interview part. The part A is about the teaching demonstration that I have explained it to you today. Part B will come definitely. कल के पार्ट में मैं बताऊंगी कि अब आपके पैनलिस्ट के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसको आपको किस तरीके से आंसर करना है और कितने कॉन्फिडेंटली इसको आंसर करना है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, देन प्लीज़ like the channel. Please comment it, subscribe it, share it with people who are actually appearing this time for this contractual interview thing. अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं I'll keep on working for your this assistant professor interview preparation. मैं चाहती हूँ कि आप इस बार इस मौके को बिल्कुल भी ना खोएं, क्योंकि हमें इस बार इसको क्रैक करना है. अगर इस बार हम इसे मिस कर जाएंगे तो फिर हमें दोबारा मौका शायद मिले या ना मिले. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.